हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्याय, जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अभिप्राय जोड़ना है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। समाज में समस्या और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला दंडित करना तथा दूसरा पुरस्कृत करना। वस्तुतः न्यायिक एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में भी किया जाता है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता है। सामाजिक न्याय शब्द एक बृहद शब्द है, जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह का न्याय सम्मिलित होता है। न्याय के दो मूल तत्वों का प्रत्येक विचारकों ने माना है: समानता एवं निष्पक्षता। न्याय की परिभाषा। अरस्तु का न्याय क्या है? संपूर्ण न्याय। इस न्याय का आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता, राइटिहाउसनेस शब्द प्रयुक्त किया है। संशोधात्मक न्याय। विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्ति के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति प्रयोग करना। वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखागणितीय आधार पर भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुरु सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। संत ऑस्टिन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुताओं को सहयोग मूल्य माना। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स 2002 है। न्याय के आयाम क्या हैं? न्याय का नैतिकता आयाम। व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। न्याय का ये आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया। न्याय का वैधानिक आयाम। वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। वेंथम तथा ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। न्याय का राजनीतिक आयाम। प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाता है। न्याय का सामाजिक आयाम। लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेद न करना न्याय है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीसमियल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा। न्याय का आर्थिक आयाम।
मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। ब्रायन बेरी के प्रसिद्ध रचना वाई सोशल जस्टिस मैटर्स 2005 करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन के द्वारा किया गया। न्याय के मानदंड आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता के आधार पर वितरण। आवश्यकता के आधार पर वितरण। आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम मई 1875 के अंतर्गत उचित वितरण की मांग उठाते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय रेमिडियल जस्टिस भी कहा जाता है। अधिकारों के आधार पर वितरण। इस मानदंड के समर्थक नव उदारवादी विचारक हैं। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत। इनके अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकार है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। नाजी के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित 3 नियमों से है। पहला, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। तीसरा, यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। नाजिक ने आत्मस्वामित्व सिद्धांत का समर्थन भी किया। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं है तथा न्याय सामाजिक नहीं है, बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जस्टिस है। नाजी के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। F.A. हेयर की रचना लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973, वैल्यू 1 रूल एंड ऑर्डर 1973, वैल्यू 2 द मिरेज ऑफ सोशल जस्टिस 1976, वैल्यू 3 द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल 1989। हेयर के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। इनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि न्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वो दुर्भाग्यशाली है। हेयर के अनुसार सामाजिक न्याय मृगमरीचिका है। हेयर ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन ये न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। हेयर के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। हेयर के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है। जो स्वतंत्र विनिमय फ्री एक्सचेंज है वही स्वच्छ विनिमय फेयर एक्सचेंज है। इसलिए हेयर जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर जाता है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के लिए
निम्नलिखित मानदंड होते हैं। अर्हता के आधार पर वितरण। यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक असमानतामूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो सकता है। तात्विक न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस। तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। अतः तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है। लेकिन तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है। अतः ये एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण है। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी, नव उदारवादी विचारक करते हैं। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय से सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। रॉल्स डार्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है। ये संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो। प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं। राल्स का न्याय सिद्धांत। राल्स के न्याय का स्रोत बेंथम का न्याय परिणामवादी कॉन्सिक्वेंशियल है, जबकि राल्स का सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष है, डिओन्टोलॉजिकल, जिसमें प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है। राल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे।
राल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। राल्स का प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन साध्य से पहले द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रभावित है। राल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अधिक महत्वपूर्ण माना। राल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की संकल्पना की। राल्स के न्याय का आधार राल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है। अतः राल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। राल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना था। बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का वर्णन समर्थन किया, जिसका राल्स ने खंडन किया। राल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं। राल्स ने न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया। राल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा है। राल्स ने जस्ट एज फेयरनेस रिस्टेटमेंट 2001 नामक रचना लिखी। राल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। राल्स ने न्याय को मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। राल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है। राल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध सुक्रियात्मक है। राल्स के न्याय सिद्धांत को आच्छादित एकता ओवरलैपिंग कॉन्सेंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। राल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुल्लंघनीय होते हैं, अपनी विशिष्ट मान्यता होती है। इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदुओं को क्रमिक रूप में स्वीकार किया। सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता, विभेद का नियम। राल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण। राल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञान के पदों का सहारा लिया। अज्ञान के पदों से आशय व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं तथा व्यक्ति का भी पता नहीं है। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है तथा व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है। राल्स का समझौता तार्किक व्यक्ति का समझौता है। व्यक्ति तार्किक के साथ नैतिक भी है। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है। वो समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता है। न्याय तार्किक चयन का परिणाम है। राल्स का न्याय उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है। बदतर परिस्थितियों में सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना राल्स के अनुसार वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। राल्स का न्याय विशुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि राल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर आधारित बल दिया। उनके अज्ञान के पदों की संकल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए है। अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभा का ज्ञान नहीं है। इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इसके अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। राल्स ने न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौते सिद्धांतकारों के तरीके का प्रयोग किया। राल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य न्याय का पृष्ठभूमि।
राष्ट्र के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया तथा उनके न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा: आवंटन, अलोकेशन। प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। स्थायित्व, स्टेबिलिटी, व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण, वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता व समानता, अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः राष्ट्र ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया। राष्ट्र की अन्य रचना पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 एंड द लॉ ऑफ पीपल 1993 है। प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार: प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, बुद्धि एवं स्वास्थ्य। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। यह आवंटन केवल बदतर परिस्थिति में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी के लिए छोड़ दिया जाता है। राज्य के अनुसार ऐसे विषमता स्वीकार की जा सकती है जिससे वंचित लोगों का कल्याण हो। राज्य के न्याय की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। प्राथमिकता का सिद्धांत: न्याय का सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। राज्य के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। राज्य के न्याय सिद्धांत की आलोचना: समुदायवादियों द्वारा राज्य की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक व व्यवहारिक बताया गया है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय की कोई एकमात्र और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए एवं विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएँ आवश्यक है। इसलिए न्याय का कोई एक मानदंड नहीं हो सकता। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में नीति प्रक्रिया की बजाय न्याय पर बल दिया। मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना: मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य का न्याय उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। नाजिक द्वारा राज्य की आलोचना न्याय का नव उदारवादी या स्वच्छतांत्रिक सिद्धांत। नाजिक ने राज्य के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया। नाजिक की मूल मान्यता निम्नलिखित है: आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया।
व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। नाजी के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। इस संपत्ति को स्थानांतरित करने का भी अधिकार है, बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध हो। नाजिक ने पूर्णतः बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इसके न्याय का मूल आधार है कि जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए। नाजिक ने न्यूनतम नकारात्मक राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का कार्य केवल विधि व व्यवस्था बनाए रखना तथा बारंबार शत्रुओं से नागरिक की रक्षा करना है। इसलिए इसने प्रगतिशील कारारोपण के सिद्धांतों का खंडन किया। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना स्टेट अनार्ची एंड यूटोपिया में लिखते हुए कहा कि राज्य केवल उतना कारारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। इस सिद्धांत के समर्थक मैकिन्टायर, साइकल सैंडल तथा साइकल वाल्जार हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान में व्यक्त होता है। समुदायवादियों ने राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैकिन्टायर ने अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू 1981 के समुदायवाद के नैतिक आधार पर बल दिया। उन्होंने व्यक्ति के स्वायत्त ऑटोनोमस की आलोचना की तथा कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सामाजिक परंपराओं सोशल प्रैक्टिस में विकसित होता है और इसके माध्यम से सद्गुण अर्जित करना है। मैकिन्टायर की दूसरी पुस्तक का नाम हुज जस्टिस विच रैशनली है। माइकल जे सैंडल ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में राल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उसके द्वारा वर्णित विवेकशीलकर्ता रैशनल नेगोशिएटर तथा मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक और समुदाय की जानकारी आवश्यक है। माइकल वाल्जार ने अपनी पुस्तक फेयर ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983 में उदारवादी बहुलवादी न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। न्याय के नियम के निर्माण के लिए समुदाय विशेष में प्रचलित मान्यताओं व मानदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वाल्जार के अनुसार न्याय का सिद्धांत सरल समानता सिंपल इक्वालिटी के आधार पर नहीं वरन जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। जटिल समानता के अनुसार भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वितरण के लिए बनी है। न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना है। रास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में समुदाय की आलोचना का उत्तर दिया और अच्छी एकता ओवरलैपिंग कॉन्शियंस का सिद्धांत दिया। आत्मसेन के विचार इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच क्षमता पद्धति को अपनाया। आत्मसेन ने अपनी रचना डेवलपमेंट एंड फ्रीडम 1999 में क्षमता की समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप में अर्जित किया जा सकते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार व्यक्तियों के माध्यम
विभिन्नताएं लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती है और ये विभिन्न प्राकृतिक है, जबकि दूसरी भी विभिन्नताएं परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जाति एवं संपत्ति पर आधारित विषमता। इनके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप में अत्यंत पिछड़ी है, जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। अनु इनके अनुसार बाहरी परिस्थितियों की विषमता अनेक रूप में विद्यमान होती है। इनके अनुसार किसी एक क्षेत्र में विषमता संभव है, परंतु किसी एक क्षेत्र की विषमता का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। बाल्जार के अनुसार समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और ये सत्य है कि एक व्यक्ति संगत गीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है, परंतु एक क्षेत्र का लाभ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में न उठा सके। अमर्त्य सेन ने अपनी नई पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में राल्स के न्याय को नीति कहा और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके का और भी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।